Hello. In this part, we are going to study about the unification of Italy, how entire small confederation of Europe visualized the nation, finally formed a nation, and finally the rivalry between these nations led to the disaster, and this disaster is called World War. So let's understand first how Italy got unified. So if you look at the map of the Italy, you will see clearly that Italy was divided into 7 different empires. If you look at the empire first, this is a Sardinia, this is Piedmont. Both Sardinia and Piedmont was Italy. So this part of the Italy belonged to Victor Emmanuel II, was a legitimate ruler of Italy. So यही एक इटली का रूलर था. अदरवाइज आप इटली को ध्यान से देखें तो इटली के बहुत छोटे छोटे टुकड़े थे. अगर आप इस नॉर्थ पार्ट को देखें, इफ यू लुक एट द नॉर्थ पार्ट ऑफ द इटली, दिस नॉर्थ पार्ट ऑफ द इटली बिलोंग टू ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर. इफ यू लुक एट द सेंट्रल पार्ट ऑफ द इटली, दिस पार्ट ऑफ द इटली बिलोंग टू पोप. Pope is the highest Christianity, you can say Pope is a religious head of the Christianity, and this part of the empire belonged to Pope. That's why this part is called Papal State. If you look at the southernmost part of the Italy, both this part and this part is called Sicily. That's why we call it Kingdom of Two Sicilies, and this Kingdom of Two Sicily belonged to Spanish Bourbon family. Here is Spain. So Spanish, with the help of his navy, captured this part of the Italy, and this part of Italy was ruled by Bourbon dynasty of Spain. अब देखिए आप सारा इटली अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है. सो तो सबसे पहला क्रांतिकारी जिसने इटली को यूनिफाइड करने का सपना देखा था, उसका नाम था गिसिपी मजीनी. हालांकि 1831 और 1858 के फेल्ड रेवोल्यूशन के बाद अब इटली को यूनिफाइड की पूरी करने की जिम्मेदारी थी विक्टर एम्मानुएल II, जो चाहता था कि इटली पावरफुल बने, इटली स्ट्रांग बने. और इस काम की जिम्मेदारी के लिए अब केवोर, जो उसका चीफ मिनिस्टर था, वो आगे आया. केवोर स्पोक फ्रेंच better than he did Italy. So with a tactful diplomatic alliance with France, अगर आप ध्यान से देखें ये इटली है, इस इटली के इस तरफ फ्रांस का एम्पायर था, तो फ्रांस के एम्पायर से उसने डिप्लोमेटिक अलायंस किया, और डिप्लोमेटिक अलायंस करने के बाद 1859 में उसने क्या किया, फ्रांस की सेना से मिलकर इटली के नॉर्थ पार्ट पर अटैक किया, जहां पे ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर का कब्जा था. और वो अटैक बहुत ही सक्सेसफुल रहा, और उसने इस अटैक के साथ ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर की आर्मी को यहां से ड्रॉ आउट कर दिया. सो फाइनली ही ड्रोव आउट द ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर फ्रॉम द northern part of the Italy, and now this part of the Italy was completely free. And now Victor Emmanuel II attached this part in Sardinia. अब बचा है नेक्स्ट पार्ट, यानी कि सदर्न स्टेट. अब यहां पर एक और हीरो का इंट्रोडक्शन होता है, और उस हीरो का नाम है गिसिपी गैरिबाल्डी. गिसिपी गैरिबाल्डी एक रेवोल्यूशनरी था, जिसने रेवोल्यूशन करके without help of official army he revolted against the Spanish Bourbon dynasty. तो उसने क्या किया, यहां पर जो ट्राइबल सोसाइटी रहती थी, उस ट्राइबल सोसाइटी के साथ मिलकर उसने एक आर्मी बनाई, जिस आर्मी को बोला जाता था रेड शर्ट. ये रेड शर्ट आर्मी रेड यूनिफॉर्म में लड़ती थी. तो गिसिपी गैरिबाल्डी ने रेड शर्ट आर्मी के साथ मिलकर फाइनली जो स्पेनिश बर्बन डायनेस्टी थी उनके खिलाफ उन ट्राइबल आर्मी को खड़ा किया, और फाइनली 1860 में इस पूरे किंगडम ऑफ टू सिसिली को स्पेनिश बर्बन डायनेस्टी से जीत लिया. अब देखिए इटली का ये पार्ट आजाद हो चुका है, इटली का ये वाला पार्ट आजाद हो चुका है, अब बचा है ये पार्ट. पोप ने काफी कोशिश की कि वो अपने एम्पायर को बचा सके, बट फाइनली द जॉइंट आर्मी ऑफ गिसिपी गैरिबाल्डी एंड केवोर defeated Pope's army in 1861. 1861 को ये पार्ट पेपल स्टेट ने अपने स्टेट को सार्डिनिया का नाम कर दिया, और पोप ने फाइनली ऐलान किया कि आज के बाद जो पेपल स्टेट है वो अब इंटीग्रेटेड पार्ट है एंटायर यूनिफाइड इटली का. तो फाइनली इन 1861, मैं यहां लिख देता हूं, 1861 को ये पूरा इटली यूनिफाइड हो गया, और
इस पूरे यूनिफाइड इटली का राजा बना विक्टर मैनुअल सेकंड एंड चीफ मिनिस्टर था केबर। 1871 में जाकर एक और एम्पायर इटली से जुड़ गया और उस एम्पायर का नाम था यहां पर रोम। 1871 में रोम जुड़ा इटली से और उसी साल जिस साल रोम इटली से जुड़ा, रोम बिकेम द कैपिटल ऑफ इटली। सो इस तरीके से इटली के अलग अलग पार्ट एक यूनिफाइड फॉर्म में आए और इटली बिकेम मच स्ट्रॉन्गर एंड यूनिफाइड इटली। So after unification of Germany, you have studied the unification of Italy. Now we are going to study the very strange case of Britain, जो कि बिना किसी खून खराबे से, बिना किसी ब्लड शेड से, डिप्लोमेटिक अलायंस करके, स्ट्रेटजी करके धीरे धीरे यूनिफाइड हुआ और पावरफुल हुआ। As I told you, the forming and making of the Great Britain was not a, you can say bloody revolution. It is bloodless revolution, and that's why Britain used all its tactics, all its strategy to form a great nation called United Kingdom. That's why it is a very strange case, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटेन ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के बहुत अच्छे प्रिंसिपल को फॉलो करके अपना एक देश बनाया और देश बनाने के बाद उसने अपना पूरा किंगडम को सॉलिडिफाई किया। सो इफ यू लुक एट द केस ऑफ द ब्रिटेन, ब्रिटेन गॉट independence from monarchy in 1688. So now from 1688, Britain became free from monarchy. So Britain ने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया 1688 में। 1688 में जब ब्रिटेन ने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया, so Britain started focusing on being industrialized strongest nation ever. After 1688, अगर आपने हिस्ट्री को पढ़ा होगा तो ब्रिटेन became strong because of its industry. तो ब्रिटेन ने क्या किया, अपने इंडस्ट्री के थ्रू स्ट्रांग होने के बाद आसपास के जो आइलैंड थे उसके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस जमाना स्टार्ट कर दिया। So now Britain started exerting its influence on the neighboring island, and this neighboring island was Scotland. अब क्या किया ब्रिटेन ने 1707 में 1707 में एक ट्रीटी साइन की जिसको बोलते हैं एक्ट ऑफ यूनियन, और ये एक्ट ऑफ यूनियन किसके साथ साइन की थी उसने? स्कॉटलैंड के साथ। नाउ सिंस इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट द मेजॉरिटी ऑफ द मिनिस्टर वाज इंग्लिश, सो इंग्लिश पीपल स्टार्टेड एक्सर्टिंग इट्स फोर्सिंग इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड। अब स्कॉटलैंड के जो लोग थे वो एक कम्युनिटी लैंग्वेज बोलते थे, उनकी एथनिक लैंग्वेज थी गेलिक, उनका अपना कल्चर था, उनका अपना लैंग्वेज था, कॉस्ट्यूम था। ये सब धीरे धीरे ब्रिटेन ने इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट किया और धीरे धीरे स्कॉटलैंड को अपनी नेशनल लैंग्वेज गेलिक नहीं बोलने दी, अपना कल्चर को फॉलो नहीं करने दिया, अपने ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करने दिया, और धीरे धीरे स्कॉटलैंड बिकेम द पार्ट ऑफ ब्रिटेन और ब्रिटेन बन गया यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। सो स्कॉटलैंड वाज नॉट द फर्स्ट कंट्री और लास्ट कंट्री Britain started influencing. Next target was Ireland. Now, if you look at Ireland, Ireland had two communities, Catholic and Protestants, in which Protestants were in majority. So Britishers started supporting Protestants and they started oppressing the Catholic community. Catholic community started in revolt in 1798 and the revolutionary was Wolfe Tone. But anyhow, Britain suppressed revolt led by Wolfe Tone and its Irish supporters, and finally in 1801, Ireland became the part of British. Especially North Ireland. तो साउथ आइलैंड, नॉर्थ आइलैंड में, नॉर्थ आइलैंड
is a part of United Kingdom of Great Britain. So student, you have seen that how Britain through tactics and diplomatic alliance gradual process became the strongest nation by exerting its influence on the islands. नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी, अब उस फीलिंग को फेस देने का वक्त आ चुका था पूरे यूरोप में। आपने पढ़ा होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन में कि फ्रांस में जो भी कुछ फीलिंग्स थी, जो भी कुछ एक्सप्रेशंस थे, उन्हें उन्होंने सिंबलिक तरीके से एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर दिया था। सो यू हैव सीन दे स्टार्टेड एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ विद द हेल्प ऑफ सिंबल। फॉर एग्जांपल रेड कैप क्या दिखाती थी? गुलामी से आज़ादी। ब्रोकन चेन दिखाती थी आज़ादी। तो नाउ दे स्टार्टेड मेकिंग एंड गिविंग अ नेशन अ फेस। उन्होंने सोचा कि क्यों ना देश को एक चेहरा दिया जाए जिस चेहरे को देखकर उन्हें अपने देश की याद आए। सो नाउ दिस फेस ऑफ द नेशन बिकेम एलिगरी। तो एलिगरी इज अ पर्सोनिफिकेशन ऑफ अ नेशन इन द फॉर्म ऑफ फीमेल फेस। सो उन्होंने क्या किया, एक फीमेल एलिगरी बनाई जो पब्लिक फिगर नहीं था, एक इमेजिनरी फिगर था, और इस इमेजिनरी फिगर को उसने देश का नाम देना शुरू किया। ये पर्सोनिफिकेशन था। तो फ्रांस ने जो सबसे पहले अपने पर्सोनिफिकेशन को नाम दिया वो था मैरियन। तो फ्रांस के पर्सोनिफिकेशन का नाम था मैरियन, और जर्मनी के जो पर्सोनिफिकेशन एलिगरी का नाम था वो था जर्मेनिया। ये एक बहुत लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस था। धीरे धीरे उन्होंने चेहरे को देश कहना, नेशनल फ्लैग को, नेशनल एंथम को, नेशनल लैंग्वेज को फोकस करना स्टार्ट किया, और धीरे धीरे ये जो फीलिंग थी नेशनलिज्म की, ये फीलिंग और इंटेंस होती गई, और इंटेंस होती गई। तो स्टार्टिंग में ये जो फीलिंग प्योर थी, ये जो फीलिंग थी ये देश बनाने की थी, ये जो फीलिंग थी ये देश में सेंस ऑफ कम्युनिटी लेके आनी थी। लेकिन धीरे धीरे दिस फीलिंग बिकेम फेड and this feeling became so intense that these nations started fetching jealousy towards each other. So now this nationalism feeling had a very narrow end, and this narrow end and the expression of this narrow end can be clearly seen after 1871. After 1871, if you look at Europe, especially if you look at the part of the Balkan, so Balkan was a part between Black Sea and Mediterranean Ocean. और ये बल्कान जो रीजन है, इस बल्कान रीजन में कई सारे देश हैं, जैसे कि मैं नाम बता देता हूँ देशों के। उन देशों के नाम है अल्बेनिया, क्रोएशिया, बुल्गारिया, रोमानिया, बोस्निया हर्जेगोविना, ग्रीस, राइट। तो ये जो नेशन थे, ये नेशन एक पर्टिकुलर एम्पायर के द्वारा रूल किए जाते थे, जिस एम्पायर का नाम था ऑटोमान। Now this Ottoman Empire was a very powerful empire back then, but now this Ottoman Empire started disintegrating. Now the nation which belonged to Europe started declaring their independence from the Ottoman Empire because of the wave of nationalism from Europe. So now this nation, the very small nation, started declaring themselves as an independent nation, and the entire Balkan area ruled by Ottoman Empire became very tense and very fragile. Now because this Ottoman Empire became very fragile, very tense, the entire European country was watching them, and they took key interest having their sovereignty in Ottoman Empire. So now this European nation, especially Britain, France and Russia, started exerting its influence on Ottoman Empire, and now the other country would try to counter this influence were Germany, Austro-Hungary Empire, and Turkey. So now influencing, counter-influencing,
led to the biggest disaster of Europe, and this disaster is known as World War I. Although this World War I was fought only in European continent, but its effect can be felt entire world. That's how we call it World War I. So students, you have seen कि किस तरह से एम्पायर देश बने, देश की फीलिंग्स इंटेंस हुई और इस इंटेंस फीलिंग ने पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट को एक बहुत बुरे डिजास्टर की तरफ धकेल दिया, जिसको हम वर्ल्ड वॉर कहते हैं. तो ये आज हमारा आखिरी चैप्टर था नेशनलिज्म यूरोप का. आई होप दैट आपके सभी डाउट अब क्लियर हो चुके होंगे. थैंक्स अ लॉट.